दूसरे में क्या था, रेंटिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, मतलब दूसरे के पहले ही पार्ट में। और उसके बाद में क्या था, जो वर्क से पहले एक पॉइंट है जो हमने छोड़ा हुआ, उसके बाद में क्या था, जो वर्क वाला थर्ड पॉइंट। फिर फोर्थ पॉइंट में क्या था, एजेंट, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, इस तरह से ट्रांसफर करना कि वो वापस बिजनेस के एसेट का पार्ट नहीं है, तब तो सप्लाई ऑफ गुड्स। और टेम्परेरीली देना प्राइवेट यूज के लिए या अदर देन बिजनेस यूज के लिए, तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और उसके बाद में टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा तो भी क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। दो इसके एक्सेप्शन है, अगर मैं टैक्सेबल नहीं रहा लेकिन मैंने गोइंग कंसर्न की तरह से ट्रांसफर किया, और दूसरा क्या है, मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव आगे इसको कैरी ऑन करेगा। फिर फिफ्थ में क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग बी सेकंड पार्ट हमने किया नहीं। थर्ड फोर्थ किससे रिलेटेड है, इंटेंजिबल से रिलेटेड। फिफ्थ क्या है, करना ना करना और टॉलरेट करना। सिक्स्थ क्या है, राइट टू यूज। उसके बाद में ये शेड्यूल फिफ्थ का क्या, शेड्यूल 2 का कौन सा पॉइंट हो गया, फिफ्थ पूरा हो गया। उसमें सिक्स्थ पॉइंट में क्या है, दो कंपोजिट सप्लाई हमेशा क्या मानी जाएगी, सप्लाई और सर्विस। एक तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, इमूवेबल से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, रेनोवेशन वगैरह वगैरह, किससे रिलेटेड, इमूवेबल से। और दूसरा क्या है, कोई भी ऐसी सप्लाई जिसमें गुड्स सप्लाई हो रहे हैं एज पार्ट ऑफ सर्विस। और गुड्स कौन से, फूड और ड्रिंक, मतलब रेस्टोरेंट और केटरिंग। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, एक अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अपने मेंबर्स को गुड्स देगा तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या था कि एक वेलफेयर एसोसिएशन होता है, सोसाइटी बनी होती है जहाँ पर भी क्या होते हैं, मतलब बड़े शहरों में कॉम्प्लेक्स बने होते हैं ना, तो उसमें सोसाइटी बनी होती है, वो एक साथ गुड्स खरीदते हैं, बाद में अपने मेंबर्स को बेचते हैं। तो एक मान लो कि यहाँ पर 500 लोगों के क्या फ्लैट्स है एक साथ, तो ये क्या करते हैं, 500 फ्लैट्स बने हुए हैं, एक दुकान होती है इधर, 500 फ्लैट्स के कंट्रीब्यूशन से क्या कर लिया जाता है, मतलब ये गुड्स खरीदता है और 500 फ्लैट्स को बेच देता है। तो ये गुड्स खरीदता कहाँ से है, फ्लैट मेंबर ही कंट्रीब्यूट करते हैं। इन दोनों के बीच में भले ही हमारे ही पैसे से खरीद रहे हैं तो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। याद करो, बताया था ना, ये डिटेल वाला वीडियो देख लेना अगर याद नहीं आ रहा तो। ये समझाऊं, नेक्स्ट क्या है, पगड़ी सिस्टम। पगड़ी सिस्टम क्या है, देखो पढ़ो, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम इज प्रेवेलेंट इन सम स्टेट्स। हम आपको क्या कहते हैं कि किराए पर रहने के राइट दे देंगे, आपको किराया तो देना ही पड़ेगा, लेकिन एक बात, आप हमें 10-12 लाख रुपए इकट्ठे और दे दो, जिससे हम तुम्हें क्या दे देंगे, हटाएंगे नहीं, तुम्हारे पास परमानेंट राइट आ गए। जैसे ये जगह मेरी है, मुझे, मैंने रखी किसके लिए हुई है, किराए पर देने के लिए, तो तुम मुझे क्या कर दो, 50 लाख रुपए दे दो, क्या दे दो, 50 लाख। तुम्हारे पास क्या आ गए, टेनेंसी राइट्स आ गए। टेनेंसी राइट्स का मतलब, अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं हटाऊंगा, आप आगे से किराया देते रहना और बैठे रहना, मैं हटा नहीं सकता आप जिंदगी भर, मैं क्या नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। तुम्हें छोड़ना है तो छोड़ देना, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब तुम्हें, मुझे देनी किराए पर ही है, मैं तुम्हें दे देता हूँ, मेरे बैठे बैठे क्या बन रहे, 50 लाख, पक्का। तो इसमें क्या होता है, इन पगड़ी सिस्टम द टेनेंट एक्वायर्स टेनेंसी राइट इन प्रॉपर्टी अगेंस्ट पेमेंट ऑफ टेनेंसी प्रीमियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, पगड़ी। टेनेंट क्या देता है हमें, 50 लाख को क्या बोलते हैं, पगड़ी। इसके बदले में उसके पास क्या आ जाएंगे, प्रॉपर्टी उसकी होगी नहीं, टेनेंसी राइट्स आ गए कि किराए पर रहूंगा तो इसमें कौन रहेगा, मैं ही रहूंगा, ठीक है। द लैंडलॉर्ड मे बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, लैंडलॉर्ड भले ही ओनर है, बट द पोजीशन ऑफ द सेम लाइज विद द टेनेंट। द टेनेंट फेस पीरियोडिक रेंट, उसको पगड़ी देने के अलावा क्या देने पड़ेंगे, पीरियोडिक रेंट तो देने ही पड़ेंगे लैंडलॉर्ड को, एज लॉन्ग एज ही ऑक्यूपाइज द प्रॉपर्टी। द टेनेंट ऑल्सो यूजली हैज द ऑप्शन टू सेल द टेनेंसी राइट ऑफ द सेड प्रॉपर्टी एंड सच अ केस हैज टू शेयर अ परसेंटेज ऑफ द प्रोसीड्स विद द ओनर ऑफ लैंड। अब तुम्हारे पास है टेनेंसी राइट, तुम किसी और को बेचना चाहते हो तो भले ही बेच दो, लेकिन उसका कुछ परसेंटेज किसके पास जाएगा, ओनर के पास जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम 50 लाख दे दो, तुम जिंदगी भर इसमें रह सकते हो, ठीक है, मतलब तुम्हारे लिए किराए पर, किराया देते रहना, तुम लेते रहना, ठीक है। तुमने नहीं रहना तो तुम किसी और को किराएदारी के राइट बेच देना, लेकिन जितने में बेचोगे उसका एक परसेंटेज किसके पास आएगा, मेरे पास भी आएगा। ऑल्टरनेटिवली द लैंडलॉर्ड पेज टू द टेनेंट द प्रिवेलिंग टेनेंसी प्रीमियम टू गेट द प्रॉपर्टी वैकेटेड। और या फिर क्या हो सकता है, तुम्हारे पास थे टेनेंसी राइट,
अब तुम क्या करो, किसी और को मत बेचो, बजाय इसके क्या कर दो, मेरे से ले लो। क्यों? ताकि मेरी जगह वापस क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ठीक है, मैं किसी और को क्या करूँगा, आगे प्रॉपर्टी बेच पाऊंगा, अदरवाइज बेचनी क्या हो जाएगी, मुश्किल। ठीक है, तो अब क्या क्लैरिफाई किया, इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट एक्टिविटीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेन कंसीडरेशन इज स्क्वेयरली कवर्ड अंडर द सप्लाई ऑफ सर्विस लायबल टू जीएसटी। तो क्लैरिफाई क्या किया है कि इस पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। किस पर? टेनेंसी राइट पर। किस पर? जो तुम मुझे पकड़ी दोगे मैं तुमसे साथ में क्या लूंगा, जीएसटी। ये इमूवेबल का लीज का पैसा नहीं है। ठीक है, और लीज का भी होता तो भी क्या होता है, रेंटिंग लीज तो होता ही। मैंने कोई इमूवेबल बेची थोड़ी है, मैंने क्या करी है, इमूवेबल बेची थोड़ी है। तो ये सर्कुलर नंबर में क्या बताया गया कि जब मुझे कोई पगड़ी देगा तो मैं उसको किस में करूंगा, जीएसटी में लायबल करूंगा। भले ये इमूवेबल से रिलेटेड है, लेकिन क्या है, ये सेल ऑफ इमूवेबल नहीं है। नेगेटिव लिस्ट में सिर्फ क्या है, सेल ऑफ इमूवेबल। आगे हम पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये सेल नहीं है, ये लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, दस इट इज नॉट आ नेगेटिव लिस्ट एक्टिविटी। ये नेगेटिव लिस्ट एक्टिविटी नहीं। ठीक है, इस पॉइंट को मत पढ़ना एक बार, ये चैप्टर 4 के बाद आएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या रहेगा, नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाली होगी, है मेरी पहली तुमसे बात। इन कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, कोई भी बात जो किसकी वजह से है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से। अब तुम छोड़ रहे हो और मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें हटा रहा हूँ और उसके लिए क्या दे रहा हूँ, कंपनसेशन। तो भले ही वो इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अब तुम मुझे सर्विस नहीं दे रहे हो, लेकिन क्या है, इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट तो है। मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें निकालूंगा नहीं, लेकिन अब मैं निकाल रहा हूँ और तुम्हें क्या दे रहा हूँ, कंपनसेशन। तो वो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है, इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है तो नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये लिखा हुआ है टर्मिनेशन के रिलेटेड में। ठीक है, और ये क्या माना जाएगा, इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा और इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब दूसरा केस क्या है, कैजुअल वर्कर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डेली बेसिस पर है या नहीं है। कैजुअल का मतलब जो हमने परमानेंट नहीं रखे हुए, अभी मेरे पास काम ज़्यादा है, मैं 5-10 लेबर को ले आया कि 3 महीने तुम्हें कम में रखूंगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैजुअल। तो भी जीएसटी नहीं लगेगा, एम्प्लॉय तो है ही ना, चाहे 5 महीने के लिए। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, सर्विस प्रोवाइडेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बाय अ पर्सन टू अनदर, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस आर नॉट इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल का मतलब क्या है, एक तो मैं एम्प्लॉय रखकर काम करवाऊँ, मान लो कि ये लेबर रखे थे मैंने और क्या करवाया, चाहे 5 दिन के लिए रखे और कोचिंग पेंट करवाई, तब तो क्या है, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब मैंने 5 दिन के रखने की बजाय मैंने तो किससे बात करी, नंदिनी से बात करी कि मुझे इस पर पेंटिंग होनी चाहिए, आप बताओ क्या लोगे। आप सुबह आओ शाम को आओ, कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं करूँगा। आप अपनी लेबर लाओ खुद करो, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे क्या चाहिए, काम चाहिए। और दूसरी तरफ क्या होता है कि मैं आपको कंट्रोल करूँगा, समझ रहे हो ना। मैं जैसे मनीष सर है, मैं उनको बोलूँ कि पहले ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, तब तो क्या हो गया, एम्प्लॉय। और दूसरी तरफ क्या, मुझे कोस्टिंग का सिलेबस चाहिए बच्चों का 3 महीने में पूरा, बच्चे सेटिस्फाई चाहिए। अब आप पहले ये पढ़ाओ या वो पढ़ाओ, मुझे मतलब नहीं। तो ये जब पहले ये पढ़ाओ या पहले वो पढ़ाओ, वो क्या है, फिर फोन आ गया, पहले ये पढ़ाओ पहले वो पढ़ाओ, उसका मतलब क्या है, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और आप मुझे सिलेबस पूरा चाहिए, तब वो क्या है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, फिर वो मेरे एम्प्लॉय नहीं है और फिर जीएसटी लगेगा। तो इस एग्जांपल में क्या है, जीएसटी लगेगा। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस का मतलब क्या है, मुझे काम चाहिए आपका, पहले सुबह करो शाम को करो, मुझे मतलब। एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर नॉट ज्वाइनिंग द कॉम्पिटिंग बिजनेस। कॉम्पिटिंग बिजनेस का मतलब क्या है, मनीष सर को बोला कि दूसरी कोचिंग में ज्वाइन नहीं करना। ठीक है, अब होता क्या है, देखो मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ 10 सालों तक काम कर रहे थे, आज मैंने तुम्हें 2 पेमेंट करी, एक तो हटाने के 2 लाख रुपए दिए, फिर बोला 5 लाख रुपए इस बात के लिए दिए कि इस बीकानेर में दूसरे यहाँ पर काम नहीं करो। तो जो 2 लाख दिए वो तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था एम्प्लॉयमेंट का, कि कोई किसी को हटाएगा नहीं बिना बताए, तो वो तो क्या है, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट तो है। और 5 लाख इसलिए नहीं दे रहा कि हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट था, 5 लाख इसलिए दे रहा हूँ कि आगे ये खराब ना करे, तो वो इन कोर्स और या इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो उस 5 लाख पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। 2 लाख पर क्यों नहीं लगेगा, ये हमारा पहले से कॉन्ट्रैक्ट था कि कोई किसी को हटाएगा नहीं बिना किसी बताए, ना तुम छोड़ोगे ना मैं हटाऊंगा, लेकिन मैं हटा रहा हूँ, तो वो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन दूसरा क्या है,
मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, लेकिन दूसरी जगह नहीं जाओगे, तो ये हमारा कोई एग्रीमेंट थोड़ी था एम्प्लॉयमेंट का। वो तो तुम छोड़कर दूसरी जगह ना जाओ इसलिए मैं रुपए दे रहा हूँ, तो वो उस पर जीएसटी लगेगा। एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर नॉट ज्वाइनिंग द कंपीटिंग बिजनेस इज पेड फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस और फॉरबेरेंस टू एन एक्ट, और ये कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रोवाइडिंग सर्विस इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कैन नॉट बी मतलब इसको इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं मानेंगे तो इस पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। कोर्ट ट्राइब्यूनल की फीसिस पर क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। एमपीज, एमएलए, स्टेट लेजिस्लेचर, इन सब पर जीएसटी नहीं लगेगा, भले ये एम्प्लॉय नहीं है लेकिन ये क्या है, जीएसटी के लेवल से पर। तो एमपीज क्या होते हैं, सेंट्रल लेवल पर। एमएलए क्या होता है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मतलब एमएलए, ये किस पर होते हैं, स्टेट लेवल पर। पंचायत वाले छोटे लेवल पर, म्यूनिसिपैलिटी, ये सब इन पर जीएसटी नहीं लगेगा। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन परसुएंस टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी पोस्ट बनी हुई है हमारी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये भले ही एम्प्लॉय नहीं है लेकिन फिर भी इन पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये भले ही याद मत रखना, इन पर आज तक तो क्वेश्चन आया नहीं, आ जाए तो फिर मेरे को कहना मत मैंने कराया तो। उसके बाद में ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, जो एम्प्लॉय नहीं है। अब बहुत सारे होते हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट कमेटी बना के क्या करवा, जांच करवाओ, इस तरह के आते रहते हैं। बोलो, तो गवर्नमेंट कहती है कि हमारे ही लोग चेक कर लेंगे, तो फिर क्या दिक्कत होती है, पब्लिक को ट्रस्ट नहीं होता। तो इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई तो उसका चाहे चेयरपर्सन हो चाहे उसका कोई और मेंबर हो, जो क्या है गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है, तो भी उनको जो पेमेंट मिल रही है इन्वेस्टिगेशन के लिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ फ्यूनरल, मतलब फ्यूनरल, बरियल, क्रीमेटोरियम, ये सब किससे और रिलेटेड सर्विसेज है, मरने के बाद से रिलेटेड। ठीक है। मोर्चरी का मतलब डेड बॉडीज रखने की सर्विसेज, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड मतलब डेड बॉडीज को इधर उधर करना। ठीक है। अब्दुल कलाम कहाँ मरा था, कहीं और ही, और लेकिन उसको जो उनको दफनाया जाता है ना मोमडेंस को, तो उसको कहाँ, रामेश्वरम में ला कर गया। तो जहाँ वो मरा वहाँ से लेकर उसकी डेड बॉडी को लाने की, चाहे एयर एम्बुलेंस से लेकर गए या किसी से भी लेकर गए, जीएसटी नहीं लगे। ठीक। इधर सिर्फ वर्ड क्या है, डिसीज्ड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट किस में है, एग्जेम्पशन में, तो वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस तो है, लेकिन जीएसटी क्यों नहीं लगेगा, एग्जेम्पशन की वजह से, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड क्या है, सप्लाई ही नहीं है, ना गुड्स की ना सर्विस। उसके बाद में सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2, अब मैंने उस समय छोड़ा था ना 5B, वो अब बताऊंगा। और सेल ऑफ बिल्डिंग, तो सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, पहले तो बताओ सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग क्या है। पहले हमने गुड्स पढ़ा, गुड्स में क्या लिखा था, मूवेबल, तो इमूवेबल की सेल गुड्स में नहीं थी, लेकिन सर्विस में क्या लिखा हुआ था, अदर देन गुड्स सब है, तो सेल ऑफ इमूवेबल किस में कवर हो जाता, सर्विस में, लेकिन उन्होंने कहाँ लिख दिया, यहाँ पर नेगेटिव लिस्ट में। लेकिन लिखा क्या है, सिर्फ सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग या एवरी इमूवेबल, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो बाकी इमूवेबल यहाँ पर भी कवर नहीं हुआ। तो गुड्स में क्या लिखा था, मूवेबल, सर्विस में क्या लिखा था, अदर देन मतलब अदर देन गुड्स, तो अदर देन इमूवेबल, अदर देन मूवेबल क्या बन गए, सर्विस बन गए। गुड्स की डेफिनेशन में क्या लिखा था, मूवेबल चीजें, सर्विस में क्या लिखा था, कर लो, गुड्स का मतलब क्या था, मूवेबल, ठीक है। और सर्विस का मतलब क्या था, अदर देन गुड्स, मतलब इमूवेबल तो ऐसा लग रहा था कि इसमें आ गया, लेकिन नेगेटिव लिस्ट में क्या लिख दिया, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो फिर इसका मतलब क्या है, इमूवेबल यहाँ टैक्सेबल तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब सब्जेक्ट टू 5B क्या है, 5B हमने छोड़ा था अभी, 5B ऑफ शेड्यूल 2, सब्जेक्ट टू 5B ऑफ शेड्यूल 2 लिखा हुआ है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू 5B ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। तो 5B अगर लग गया तो फिर उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अब 5B जो हमने छोड़ा था उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन करवाया इमूवेबल, और यहाँ पर उसका क्या बना, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या बना, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और आपने उसको रुपए बिल्डर को कब दे दिए थे, यहीं दे दिए थे। अगर आपने बिल्डर को रुपए कोई भी, चाहे एक इंस्टॉलमेंट भी
किससे पहले दे दी थी? कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनने से पहले। कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनने से पहले एक भी इंस्टॉलमेंट दे दी थी तो क्या माना जाएगा? उसने आपको कंस्ट्रक्शन की सर्विस दी है, ना कि सेल ऑफ बिल्डिंग हुई है। ठीक है, तो जीएसटी लगेगा। हाँ, आपने सारे के सारे रुपए कब दिए? कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनने के बाद, तब क्या माना जाएगा? सेल ऑफ बिल्डिंग और जीएसटी नहीं लगेगा। अब खाली कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, 2 पॉइंट थे, 2 पॉइंट थे, एक तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट और दूसरा फर्स्ट ऑक्यूपेंसी। इन दोनों में से जो अर्लियर हुआ, इन दोनों में से जो क्या हुआ अर्लियर, तो पहले तो एक क्या करना, पॉइंट डिसाइड कर लेना, इन दोनों में से पहले क्या हुआ? कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी में से मान लो ये पहले हुआ। अब इससे पहले एक भी इंस्टॉलमेंट आपने बिल्डर को दी है तो वो क्या माना जाएगा? कंस्ट्रक्शन की सर्विस। और इससे पहले कुछ भी नहीं दिया, इसके बाद में दिया है, तब क्या होगा? सेल ऑफ बिल्डिंग, और फिर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो नेगेटिव लिस्ट में है। और नेक्स्ट क्या है नेगेटिव लिस्ट का? एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम गुड्स में है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बोलो। नेगेटिव लिस्ट में आ गए। गुड्स में क्या लिखा हुआ था? एक्शनेबल क्लेम है, तो लगा कि जीएसटी लगेगा, लेकिन एक्शनेबल क्लेम कहाँ आ गए? नेगेटिव लिस्ट। अदर देन ये, तो एक्शनेबल क्लेम का कौन सा पार्ट नेगेटिव लिस्ट में नहीं आ पाया? ये वाला, तो इन पर जीएसटी लगेगा। इस पर? लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग पर। ये मैंने आपको ऑलरेडी उसी समय बता दिया था। एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन मत याद रखना, भले 252 में मत याद रखनी थी। अब यहाँ तक का कर लिया, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करवा दूँ। ठीक है, 15-20 मिनट लगेगी।